नमस्कार। हिंदी साहित्य में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक अनुभव बन जाती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। महान लेखक जयशंकर प्रसाद की रसिया बालम। क्या कहानी है। हाँ, ये प्रेम, जुनून, अहंकार और धोखे की एक ऐसी गाथा है जो दिन पर ना एक गहरी छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल, और प्रसाद जी की कहानियों की यही तो खासियत है। वो किरदारों के जरिए समाज की उन परतों को दिखाते हैं जो अक्सर हमें नजर नहीं आती। सही बात है। रसिया बालम में भी प्रेम की एक सीधी सादी कहानी लगती है, पर उसके पीछे वर्ग भेद और इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा टकराव छिपा है। तो चलिए कहानी के उस पहले दृश्य से शुरू करते हैं जहां से इस सब की नींव रखी जाती है। हाँ, वो दृश्य, अबुर्दगिरी का वो विशाल दुर्ग। शाम ढल रही है और झरने के पास एक युवक बैठा है, अकेला, और उसकी आंखें बस महल की एक खास खिड़की पर टिकी हैं। घंटों से वो बस वहीं बैठा है, एक टक, जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही ना हो। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, महीनों से। यही उसका नियम था। ये है ना, ये इसलिए हमेशा सिंपल जैसा भी लगता है। ये सिर्फ इंतजार नहीं, ये एक तपस्या जैसा लगता है। किस लिए? वजह क्या थी? वजह थी उस खिड़की से दिखी एक सुंदर चेहरे की बस एक झलक। बस उसी एक झलक ने उसे ऐसा बांध लिया है कि वो हर शाम उसी उम्मीद में वहां बैठता है। ये प्रेम का बड़ा ही तीव्र रूप है। सिर्फ एक झलक पर इतना समर्पण। ये प्रसाद के छायावादी दौर का प्रभाव है। वहां प्रेम को एक अलौकिक, लगभग आध्यात्मिक अनुभव की तरह देखा जाता था। अच्छा। यहाँ प्रेमी का प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं है, वो बस अपने आप में पूरा है। उसका गुनगुनाना, दुनिया से बेखबर हो जाना, ये सब उसी भाव को दिखाता है। हाँ, कहानी में एक जगह जिक्र भी आता है कि पास में कुछ गिरने की आवाज होती है पर उसका ध्यान भी नहीं जाता। बिल्कुल, वो अपनी ही दुनिया में है। और फिर जैसी खिड़की की रोशनी बुझती है वो भी अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन ये रोज का सिलसिला एक दिन टूटता है। अगली सुबह जब वो फिर वहीं बैठा होता है तो एक सैनिक आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है ना। हाँ। क्योंकि अब तक ये एक मूक प्रेम कहानी थी, अब इसमें संवाद आता है, टकराव आता है। युवक, जिसका नाम बाद में हमें बलवंत सिंह पता चलता है, वो गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो? और सैनिक का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है, यही तो मेरा भी सवाल है कि तुम कौन हो और इस राजकीय अंतःपुर की खिड़की के सामने क्यों बैठे हो। बलवंत का जवाब भी बड़ा भोला भाला है। वो कहता है, मेरा एक मित्र इसी कोठरी में रहता है, मैं कभी कभी उसका दर्शन पाकर अपने मन को खुश करता हूँ। वो उसे मित्र कह रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि उसे राजकुमारी से प्रेम है। ये उसकी मासूमियत भी है, और शायद एक सामाजिक डर भी। वो जानता है कि एक आम युवक और राजकुमारी के बीच का फासला कितना बड़ा है। लेकिन सैनिक, जो असल में भेष बदले हुए महाराज हैं, वो उसे सीधे सीधे सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि ये राजकुमारी है और वो तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हारा ये प्रयास बेकार है। और फिर वो एक चिट्ठी बलवंत के हाथ में थमा देते हैं। हाँ। मुझे लगता है कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा शायद यहाँ से शुरू होता है। हाँ, उस पत्र में लिखा था, युवक, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। और आगे लिखा था, मुझे तुम्हारी हालत देखकर दया आती है, अब यहाँ कभी मत बैठना। ये दया शब्द, ये बहुत कठोर है। बहुत। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या राजकुमारी सच में इतनी निष्ठुर है, या फिर वो एक तरह से बलवंत की रक्षा करने की कोशिश कर रही है? सही बात है, शायद वो जानती है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और वो नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करे। लेकिन बलवंत के लिए तो यह सीधी सीधी अस्वीकृति थी, और उसका रिएक्शन वो तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। पत्र पढ़ने के बाद वो सैनिक से कहता है, क्या तुम मेरा एक उपकार करोगे? और जवाब का इंतजार किए बिना अपनी उंगली एक पत्थर से कुचल देता है, सिर्फ खून से एक जवाबी खत लिखने के लिए। ये प्रेम है या पागलपन? यही इस कहानी का सार है। प्रसाद जी यहाँ प्रेम और जुनून के बीच की महीन रेखा को मिटा देते हैं। बलवंत का ये कदम दिखाता है कि उसका प्रेम अब एक जुनून बन चुका है, जो आत्मविनाश की हद तक जा सकता है। हाँ, वो खून से लिखे पत्र में कहता है, अगर हम न रहे तो इसको उस निष्ठुर के हाथ में दे देना। और फिर वो पहाड़ी से कूदने की कोशिश करता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो सैनिक उसे पकड़ लेता है और पुकारता है, रसिया, ठहरो। और पता चलता है कि वो सैनिक, वो तो खुद अबुर्दगिरी के महाराज हैं। राजा इतने दिनों से इस युवक पर नजर रखे हुए थे। वो एक तरह से उसके परीक्षा ले रहे थे। बिल्कुल, राजा का किरदार यहाँ एक परीक्षक का है। वो बलवंत के प्रेम की गहराई और उसके चरित्र को परखना चाहते थे।
उन्हें बलवंत के उत्तम क्षत्रिय कुल का होने का भी पता था। इसीलिए जब मामला महल में पहुंचता है तो वो खुद महारानी और राजकुमारी के सामने बलवंत से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और यहाँ से कहानी एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी से निकलकर एक सामाजिक और पारिवारिक टकराव में बदल जाती है। बिल्कुल। महारानी का जो रिएक्शन था, उफ, वो तो जैसे आग बबूला हो गई। वो कहती हैं, क्या मेरी बेटी के लिए यही वर मिला है, कंगाल और निधि? बंदर और उसके गले में हार। ये संवाद उनके वर्गीय अहंकार को, उनके क्लास प्रेजुडिस को साफ दिखाता है। यही संवाद कहानी का केंद्र है। यहाँ प्रसाद जी सीधे सीधे उस सामंती सोच पर प्रहार कर रहे हैं जहाँ इंसान की कीमत उसके पद और संपत्ति से होती है, उसके गुणों से नहीं। महारानी के लिए बलवंत एक इंसान नहीं बल्कि एक कंगाल है जो उनकी बेटी के लायक हो ही नहीं सकता। और जब महाराज अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो महारानी एक ऐसी शर्त रखती हैं जो किसी के लिए भी पूरी करना नामुमकिन लगे, एक असंभव चुनौती। वो कहती हैं कि अगर बलवंत सुबह मुर्गे की बांग होने तक उस झरने के पास से नीचे तक एक पहाड़ी रास्ता बना दे तो वो शादी के लिए मान जाएंगी। ये तो सीधी सीधी उसे असफल करने की साजिश थी। हाँ, लेकिन बलवंत जो प्रेम में अपनी जान देने को तैयार था, उसके लिए चुनौती क्या चीज थी? वो इसे स्वीकार कर लेता है। वो कहता है मैं प्रस्तुत हूँ, और साथ में कुछ औजार और मसाले के लिए थोड़ा विष मांगता है। उसका विष मांगना ही इस बात का संकेत है कि वो इस चुनौती को एक तरह से जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना चुका है। और फिर वो रात आती है, आधी रात का घना अंधेरा, और बस एक ही आवाज गूंज रही है, दना दन दना दन। बलवंत बिना रुके बिना थके उस चट्टान पर वार कर रहा है। प्रसाद जी का वर्णन भी कमाल का है। उसके हर प्रहार से पत्थर से चिंगारियां निकलती हैं जो उस घने अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमकती हैं। की तन्मयता है, एक ऐसी लगन जो पत्थर को भी तोड़ रही है। और इस पूरे समय उसी खिड़की से राजकुमारी उसे देख रही है, लेकिन बलवंत को उसे इसका पता नहीं। वो अपने काम में इस कदर डूबा है कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। रात खत्म होने में अभी काफी वक्त बाकी था। लग रहा था कि वो ये नामुमकिन काम कर ही लेगा। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा धोखा होता है। समय से बहुत पहले अचानक एक मुर्गे की तेज बांग सुनाई देती है। कहानी में इसके लिए एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तरुण कुक्कुट कंठनाद। इसका सीधा सा मतलब है एक जवान मुर्गे की सुबह की पहली बांग। प्रसाद जी अपनी कहानियों में अक्सर ऐसी संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते थे। अच्छा। ये भाषा कहानी के माहौल को और गंभीर और नाटकीय बना देती है। ये सिर्फ एक मुर्गे की आवाज नहीं बल्कि बलवंत के लिए मौत का फरमान जैसी लगती है। और उस आवाज के साथ ही पत्थर टूटने की आवाज बंद हो जाती है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। खिड़की से देख रही राजकुमारी देखती है कि बलवंत अपने हाथ में कटोरा लेता है, कुछ कहता है और उसे पी जाता है। और फिर वो वहीं उसी चट्टान पर बेजान होकर गिर पड़ता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। शर्त हारने पर उसने वही विष पी लिया जो उसने पहले ही मंगवा लिया था। उसने हार स्वीकार कर ली, लेकिन अपमान नहीं। खिड़की से एक दर्द भरी चीख निकलती है और खिड़की बंद हो जाती है। ये चीख राजकुमारी की थी, जो अब तक शायद चुपचाप उसके जीतने की दुआ कर रही होगी। अगली सुबह का मंजर बहुत उदास है। महाराज बलवंत के शव के पास खड़े रो रहे हैं। वो कहते हैं, बलवंत, ऐसी क्या जल्दी थी? ये तो केवल तुम्हारी परीक्षा थी। ये राज्य तो मैं तुम्हें ही देता। ये सुनकर लगता है कि राजा का इरादा तो नेक था, पर उनकी परीक्षा वो बहुत भारी पड़ गई। तभी बिखरे बालों वाली राजकुमारी बदहवास हालत में वहां दौड़ती हुई आती है। वो अपने पिता को भी नहीं पहचान पाती और उनसे पूछती है, महात्मन, क्या इसने मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है? और महाराज अपनी जेब से खून से लिखा हुआ वही कपड़े का टुकड़ा निकालकर उससे दे देते हैं। राजकुमारी के कहने पर महाराज उसे पढ़ते हैं, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी निष्ठुर हो। अस्तु, अब मैं यहीं रहूंगा, पर याद रखना मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें निरंतर देखना चाहता हूं और ऐसे स्थान में देखूंगा जहां कभी पलक गिरती ही नहीं। तुम्हारा दर्शनाभिलाषी रसिया। ऐसे स्थान में देखूंगा जहां कभी पलक गिरती ही नहीं, यानी मृत्यु के बाद। ये सुनते ही राजकुमारी को सब समझ आ जाता है। वो अपने पिता को पहचानती है, उनसे माफी मांगती है और तेजी से रसिया के हाथ में पड़े विष के कटोरे को उठाकर उसमें बची हुई बूंदें पी जाती है। उसके आखिरी शब्द भी यही होते हैं, पिताजी क्षमा करना। एक ही रात में 2 जानें चली गईं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी राज, एक रहस्य बाकी रहता है। हाँ, वो रहस्य जो इस पूरी त्रासदी की जड़ है।
वो मुर्गे की बांग जो समय से पहले सुनाई दी थी वो असली नहीं थी। वो आवाज भेष बदलकर खुद महारानी ने निकाली थी। बिल्कुल, वो अपने बेटी का विवाह एक दीनहीन व्यक्ति से करने के बजाय उसकी मौत को तरजीह देती हैं। उनके अहंकार ने 2 प्रेमियों की जान ले ली। तो अंत में सवाल यही उठता है कि इस कहानी का असली दोषी कौन है? क्या महारानी का वर्गीय अहंकार या राजा की परीक्षा लेने की सोच, या फिर खुद बलवंत का जुनून जो प्रेम से ज्यादा आत्मघाती था? प्रसाद जी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, वो ये सवाल हम पर छोड़ देते हैं। क्योंकि हर किरदार अपनी अपनी जगह सही भी लगता है और गलत भी। सही बात है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अच्छे इरादे भी जब अहंकार और सामाजिक नियमों से टकराते हैं तो उनका अंत कितना विनाशकारी हो सकता है। ये कहानी हमें प्रेम की सीमाओं और समाज के बनाए उन नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो अक्सर इंसानियत से बड़े हो जाते हैं। एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है, क्या होता अगर बलवंत उस चुनौती को पूरा कर लेता? क्या वो और राजकुमारी सच में खुश रह पाते? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद प्रसाद जी यही कहना चाहते हैं कि कुछ सामाजिक ढांचे इतने कठोर होते हैं कि उनमें प्रेम के लिए कोई जगह ही नहीं होती, चाहे आप चट्टानें ही क्यों ना तोड़ दें। ये थी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई मार्मिक कहानी रसिया बालम। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।